दोस्तों, खामनेई के मौत के बाद ईरान खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध में कहर बनकर टूट रहा है। ईरान ने अमेरिका के F-15 को मार गिराया है, 500 से ज्यादा सैनिक मार गिराए हैं। दोस्तों, इजराइल पर इतने बम बरसाए हैं ईरान ने कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि दुबई के आसमान पर अगर आप सैटेलाइट से देखेंगे तो बिल्कुल पूरा आसमान काला दिखाई दे रहा है। हर तरफ ईरान के ड्रोन गरज रहे हैं। बहुत हालात बद से बदतर हैं। दोस्तों, इस तरफ आवाजें आने लगी है मिडिल ईस्ट से कि अब तो अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया है, क्योंकि अमेरिका अपनी सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ इजराइल को बचाने में लगा रहा है और हमें अकेला छोड़ दिया है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये कहां तक जाने वाला है और ईरान कितनी तबाही लाने वाला है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार और खास तौर पर मिडिल ईस्ट के ज्यादा जानकार उरूस खान साहब हैं। उरूस खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत। खान साहब, ईरान ने तो अमेरिकी F-15 के पांव भी उखाड़ दिए हैं, कई जेट्स गिराए गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो और तबाही होगी। मिडिल ईस्ट देखिए आते-आते जंग का मैदान बन गया है और आने वाले वक्त में ये आपको एक तरह से पूरा, जैसे एक वक्त था कि रोम में एक कोलोजियम स्टेडियम माना जाता था जहां फाइट हुआ करती थी और जहां पर ह्यूमन किलिंग्स का बड़ा मजा लिया जाता था, उस तरह से समझ लिए मिडिल ईस्ट ईरान और इजराइल के लिए बन चुका है, जहां किलिंग्स का मजा उठाएगा इजराइल और अमेरिका। ये बात 2014-13 के लगभग खामनेई साहब ने जब ये बात उठाई थी और इस मीटिंग में जितनी भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थी, 56 कंट्रीज की मीटिंग में, उस मीटिंग में टर्की शायद नहीं एंटर हो पाया था, क्योंकि साइमल्टेनियसली दूसरी मीटिंग भी थी टर्की की, तो इसलिए शायद टर्की एंटर नहीं हो पाया था। मगर टर्की का सपोर्ट ईरान को ज्यादा था उस मीटिंग में भी। तो उस मीटिंग में उन्होंने ये बात कही थी कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट को जंग का मैदान बना देगा इजराइल और अमेरिका अकेले, और ये इस्तेमाल करके हमारे एयर बेसेस जितने भी हैं, इसलिए इस्तेमाल करेगा वो हमारे एयर बेसेस, ताकि जब हम रिटेलिएट करेंगे, उन्होंने ईरान ने अपने आप को कहा था कि जब हम रिटेलिएट करेंगे और हमारे ऊपर हमला करेगा, तब तक वो आपके एयर बेसेस को इस्तेमाल करने के लिए हमको कह देगा कि लो, मेरे एयर बेसेस ये यहाँ पर हैं और इनको इस्तेमाल कर लो, यानी कि इनसे बदला ले लो, इनसे रिवेंज ले लो। बहरीन में है, सऊदी अरेबिया में है और कुवैत है, कतर है, जॉर्डन है, ओमान है, अम्मान है, जितने भी वहां पर अगल बगल के जितने भी खाड़ी देश हैं, सभी में मिडिल ईस्ट ने अपने पांव जमा के, अमेरिका ने अपने पांव जमा के रखे थे। ये कहने पे किया था इजराइल के, आज से नहीं, ये 70 साल पहले ही इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया था, जिस वक्त अपने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर। डेवलपमेंट आ गई है उरूस खान साहब। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अब यूके ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए अपने हवाई अड्डों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। यानी यूके ने अमेरिका को हिदायत दी है कि हमारे हवाई अड्डे का इस्तेमाल करके ईरान पर हमले मत करिए। ईरान तो एकदम निस्तानाबूद करने के लिए उतारू हो गया है। नहीं, देखिए, ये जितना भी ये यूके से एक्सपेक्टेड था कि यूके इस तरह की चाल चलेगा, ये एक चाल है। और डिल्यूजनल, जिसे कहते हैं डिल्यूजनल चांस जिसे कहा जाता है मिडिल ईस्ट की लैंग्वेज में, ये वो डिल्यूजनल चांस है जिसको प्ले किया हुआ है यूके ने। अगर इस चीज को प्ले करेंगे प्रॉपरली कि हम कि यूएसए ये ना करे, यूएस अब ये ना करे, क्योंकि इनको ये चीज पता है कि ईरान तभी तक के चुप था जब तक खामनेई जिंदा थे। ईरान उस वक्त IRGC उस वक्त के लिए भी चुप था। IRGC का जो टॉप कमांडर थे, उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि हम न्यूक्लियर का डेवलपमेंट करें और बड़े स्केल पर डेवलपमेंट करें। खामनेई ने उनको रोक दिया था। अब खामनेई नहीं है तो रोकने वाला कोई नहीं है। ये चीज बाटमर को अच्छे से पता थी कि खामनेई के जाने के बाद IRGC हाथ से बाहर निकल जाएगा। खाली IRGC भी नहीं, पज़ेश्किन भी हाथ से बाहर निकल जाएंगे। और देखिए, इतना आसान नहीं था खामनेई का असैसिनेशन, बहुत आसान नहीं था। हाँ, ये भी मानने के लिए इसमें भी गुंजाइश है कि 100% नहीं, किसी भी चीज को कहना चाहिए कि कोई भी चीज 100% सही नहीं होती है। यहाँ पर यह गुंजाइश है कि इंटेलिजेंस में ईरान की कहीं ना कहीं होल था, कहीं ना कहीं होल था, जिसकी वजह से और कोई ना कोई वहां पर उनका, जिसे कहा जाता है कल्प्रिट, उनके अंदर भी मौजूद था, जो पकड़ में शुरुआत में नहीं आया है। अभी रिसेंटली उसको किलिंग अभी हुई है, मर्डर उसका किया है इन लोगों ने।
उसका एग्जीक्यूट किया है। 3 एग्जीक्यूशन इन्होंने करे हैं जिसको ईरान अभी कुछ वक्त के बाद जाहिर कर देगा। ठीक है, ओके। उसमें एक कमांडर उनका इजराइल का भी है। ठीक है, हाँ जिसको हाँ। एग्जीक्यूशन जिसमें आएगा। ठीक है, यूएस का हम्म, भी एक कमांडर है उसमें। ठीक है, और ओके। एक ईरान का अपना ही कमांडर है जो हम्म, उनके साथ मिला हुआ था, उसको एग्जीक्यूट किया है इन्होंने। तब तो जाकर के ओके। इन्होंने मिडिल ईस्ट को भी किया हुआ है। ठीक है, अब मिडिल ईस्ट की हम बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट में जब उस वक़्त इन्होंने 2014 में ये बात कही कि ये चीज़ ना करिए, आने वाले वक़्त में मिडिल ईस्ट को जंग का मैदान बना दिया जाएगा। जी। फिर भी इन्होंने इस चीज़ को नहीं माना और फिर वक़्त गुज़रा और सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान ने कमान पकड़ी मुल्क की और मुल्क को अमेरिका के गोद में रख दिया उठा करके। आज आलम ये है कि देखिए अमेरिका इज ए लैंड ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्यूज। वो ज्यूज का एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का एक हब है और दूसरा कहलाता है यूएई। तो इसलिए ईरान ने यूएई को ज्यादा टारगेट किया है सेकेंडरी पर, क्योंकि जितना भी आप देख सकते हैं कि जितना भी ये कंस्ट्रक्शन वाला जितना भी पैसा होता है, जितना भी रियल एस्टेट का है के जरिए और जितना भी टूरिज्म से, ये सारा डेवलपमेंट के पीछे इजराइल का एक बड़ा हाथ था इसमें डेवलप कराने में। देखिए कोई भी नहीं खाली तेल बेच करके अगर इस पैमाने तक जैसे यूएई लेकिन बैठा हुआ रोस्टर है। साहब, ऐसा लग रहा था कि अब खामनेई की मौत के बाद युद्ध खत्म हो जाएगा, अब उतना कुछ नहीं होगा, लेकिन ईरान जिस तरीके से जवाब दे रहा है, जो उसकी बदला उसकी आंखों में, उसके इन तमाम हमलों में दिखाई दे रहा है, वो तो इस युद्ध को और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ की तरफ लेकर के जा रहा है। काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता है कि ख़ामनेई डिसीजन नहीं लेते थे, ख़ामनेई को एडवाइस करते थे उनके बेटे मुज्तबा। ओके। अगर ख़ामनेई साहब को ये लगता था कि डिसीजन बेटर है तो डिसीजन को ओके कर देते थे। उसमें 99% कहा जाता है कि मुज्तबा के दिए हुई एडवाइसेस जितनी भी होती थी, वो ख़ामनेई एक्सेप्ट करते थे और उसी पे ही ईरान चलता था। आज तक के जितना भी आर्सेनल डेवलपमेंट हुआ है, चाहे इस्फ़ान की ज़मीन के नीचे हो, चाहे बुशहर की ज़मीन के नीचे हो, चाहे तेहरान की ज़मीन के नीचे हो, वो सब इनके मुज्तबा के कहने पर हुआ। वक़्त गुज़रा और मुज्तबा सामने आ गए सुप्रीम लीडर बन कर के। ठीक है, तो ये तो मानना बिल्कुल ही गलत होगा कि ख़ामनेई के जाने के बाद ईरान कहीं हल्का पड़ जाएगा। ईरान अभी नहीं, मुज्तबा अभी इसको ग्रिप करेंगे, ईरान अभी आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद सारे मुल्क अभी और एक होंगे। मिडिल ईस्ट एक अलग ग्रुप बनकर के तैयार हो जाएगा। ये मैंने पहले ही कहा था कि वर्ल्ड में 3 मेजर ग्रुप्स बनकर के तैयार होंगे। वर्ल्ड वॉर वहाँ से शुरू होगी। देखिए ऑलमोस्ट ग्रुपिंग शुरू हो चुकी है। ये मिडिल ईस्ट का साथ ऑलमोस्ट छोड़ दिया है यूरोपियन कंट्रीज ने, सभी ने, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि सबको फाइनेंस कर रहा है इजराइल। अगर इजराइल फाइनेंस करना बंद कर दे और ये सारा जितना भी इनके पास, देखिए इजराइल कभी भी करेंसी पे फाइनेंस नहीं करता है। इजराइल जो फाइनेंस करता है सोने और चांदी पे करता है, गोल्ड और सिल्वर पे करता है इजराइल फाइनेंस। ये आज से नहीं कर रहा है, ये इन्होंने 1 लाख टन सोना उस वक्त इन्होंने दे दिया था रॉथशाइल्ड ने, जब अमेरिका को एस्टेब्लिश करना था और यूएई को अपना रियल एस्टेट हब बनाना था। तब ये रियल एस्टेट बूम पर आया यूएई में और फिर अचानक से 2007 में रिसेशन भी घोषित कर देते हैं और वो ये कह करके घोषित करते हैं कि हम आने वाले, देखो तुम्हारी हर चाबी हमारे पास है। तो तभी मिडिल ईस्ट में, मगर मेरी वही पुराना अल्फाज के मिडिल ईस्ट में एक कीड़ा ये बहुत बुरा है सभी के सारे मुल्कों में, कि हर कोई चाहता है कि 56 मुल्कों को वो अकेला मुल्क लीड करे। तो ऐसा मुनासिब नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हर मुल्क की अपनी रणनीति होती है। और देखिए जब कोई जो इस्लामिक कंट्रीज की जितनी बड़ी मीटिंग हुई है और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का इतना बड़ा वो पूरी कमेटी बनी, जब उसमें एक नहीं हो पाए तो आगे चल के कहाँ एक हो पाएंगे? तो कहाँ से कोई एक सबको लीड कर जाएगा? सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अरामको पर हमला कर दिया ईरान ने, और ये खबरें आई थी कि सऊदी प्रिंस ने ही आश्वासन दिया था अमेरिका को कि आप ईरान पर हमला करिए। अब क्या कहेंगे? हालत खराब कर दी ईरान ने अब तो। देखिए सऊदी प्रिंस ने जो आश्वासन दिया था और बार-बार रिपीटेडली कॉल्स की जो भी बात आ रही है, उसको लीक करने वाले भी सलमान के अपने कजिन हैं। उसको जो लीक किया था उस बात को, तो वो बात इंटेलिजेंस तक महदूद थी, मगर इंटेलिजेंस की कुछ कुंजियां जिस कजिन ने इनकी बातों को लीक किया है, वो उस कजिन के पास भी थी। अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान अपने आप को ये गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि वो सुन्नियों के लीडर है। वो इस गलत फहमी में बैठे हुए हैं। हालांकि सुन्नी अपना लीडर उनको नहीं मानते हैं। सुन्नी अपना लीडर जो भी मुल्क का जो सबसे बड़ा मौलाना होता है उसी को मानते हैं।
अच्छा, दूसरी चीज अदब एहतराम एक अलग चीज होती है, बिकॉज ऑफ मक्का एंड मदीना, ये दो होली पायस प्लेसेस ऐसी हैं जिसकी वजह से मुसलमान वहां विजिट करता है, जाता है और जाता रहेगा। तो इसका मतलब मोहम्मद बिन सलमान ने इस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया। अच्छा, ईरान क्योंकि शिया सुन्नी जब तक चलता रहेगा तब तक हम अपनी दाल गलाते रहेंगे और पैसा कमाते रहेंगे और सोने को हिफाजत से रखे रहेंगे हम। सोना और चांदी का वो आयात निर्यात चलता रहेगा। तो ये मुनासिब देखो, हर चीज की एक लिमिट होती है, जमीन की भी एक लिमिट है, उसके बाद खाई आ जाती है, उसके बाद पहाड़ शुरू हो जाता है, समंदर शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि सोच की या फिर किसी चीज की एक लिमिट होगी। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, चाहे वो टूरिज्म इस चीज को वो इस वे में लेगा अगर कि वो इस चीज से वो मजबूत है, तो सुन्नी ऐसा नहीं है कि वो खामनेई के अगेंस्ट है। सुन्नी ही आज के तारीख में 99% सुन्नी खामनेई साहब के फेवर में था। और अगर इस चीज को आप हमारी क्रॉस कंफर्म करना चाहती हैं तो जो वर्ल्ड के जो सर्वे रिपोर्ट्स ऑनलाइन चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, उससे आप उठा करके आप सर्वे रिपोर्ट निकालिए कि सुन्नी और शिया इस वक्त इत्तेहाद में लगा हुआ है, यानी कि एक होने में लगा हुआ है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि मोहम्मद बिन सलमान उनको लीड करे कहीं से कहीं तक। अच्छा, इनकी बात को लीड करा तमीम अल तहानी ने डिलीट किया, जो ट्विटर के बहुत बड़े मालिक कहे जाते थे। ठीक है, अब वो फेस बनना चाह रहे हैं मिडिल ईस्ट का, तमीम अल तहानी। फिर उसके बाद जो उनके दूसरे ब्रदर हैं, जो उनका कजिन ब्रदर है जिसने ये बात को लीड किया और इंटेलिजेंस को चिथड़े चिथड़े कर दिया, वो खुद भी अमेरिका का एक तरह का पपेट है। वो भी दूसरा MBS है वो, जिसने ये, क्योंकि वो देखिए ना, पपेट चाहे जो भी हो, लेकिन ईरान ने चुन चुन करके उन जगहों पर हमले किए हैं जिन लोगों पर भयंकर शक था और जिन लोगों ने खुले तौर पर अमेरिका का साथ दिया। अच्छा, एक चीज ये भी है उरुस खान साहब की, जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हाँ, हमें पता था ईरान की तरफ से हमला होगा, जवाब आएगा, लेकिन जवाब इतना हल्का होगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। और आज इजराइल में इतने बम बरसाए हैं कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम तक फेल हो गया है। और कई खबरें तो ऐसी भी आ रही है कि अमेरिकी जहाजों को भागना पड़ रहा है संयुक्त अरब अमीरात से। तो ये क्या है, ये कितनी ताकत ईरान के पास है, और ट्रंप क्या कहना चाह रहे थे कि ईरान कमजोर है? देखिए, बहुत पहले जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर, तो उस वक्त पूरी दुनिया ने ये समझ लिया था ईरान एक सबसे गरीब मुल्क है, मगर वो ये भूल गया था कि क्रूड ऑयल और मिनरल सबसे ज्यादा ईरान के पास है वर्ल्ड में। ठीक है, वो सेकंड लार्जेस्ट हो या थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हो, इससे मतलब नहीं पड़ता। कंट्री अगर नाम आ रहा है क्रूड ऑयल और मिनरल्स में, तो इसका मतलब कि वो उसके पास गैस भी है, उसके पास क्रूड ऑयल भी है और उसके पास सभी चीज के पावर है। जिसके पास तेल की पावर होती है, वो किसी भी चीज की पावर, वो अपने आर्सेनल बनाने में टाइम नहीं लगता। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग चीज होती है, मिलिट्री पावर एक अलग चीज होती है। हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मुल्क का स्ट्रांग है, जैसे कि सऊदी अरेबिया में मिलिट्री पावर स्ट्रांग नहीं है, तो उन्होंने घुटने टेके अमेरिका के आगे वापस कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम, जो इंसान 1 लाख टन सोना खरीदने की दम रख सकता है, क्या एयर डिफेंस सिस्टम नहीं ले सकता था? एयर डिफेंस सिस्टम उनको दिया नहीं गया क्योंकि अमेरिका ने उनके ऊपर हिडन सैंक्शन लगाया हुआ था कि वो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं ले सकते हैं, बिकॉज आने वाले वक्त में मिसाइल तो लैंड कराना थी ना सऊदी अरेबिया में। ईरान आप तमाम खाड़ी देश कहने लगे हैं, आवाजें उठने लगी कि अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया था। ये अब अभी आगे और भी सारी चीजें होंगी, बहुत क्लियर होगा, मगर अब लेट हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस वक्त तक वक्त था तब तक ये नहीं संभले थे। अब वक्त ईरान नहीं देगा ना इनको। अब ईरान इनको यहां पर वक्त ना दे करके, आप देखिए कि 2 चीजें होंगी। अब देखिए, टर्की का नाम बहुत तेजी से सामने आने लगा है कि टर्की के ऊपर अमेरिका अपना रुख मोड़ सकता है। जो ईरान की तरफ से यूके ने और ब्रिटेन ने जो ये सारी चीजें शुरू करी हैं कि हम अमेरिका यूएस का साथ नहीं देंगे, वो जस्ट बिकॉज क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरा बायस टर्की की तरफ घूमे। क्योंकि देखिए, कोई भी हो, ये मिडिल ईस्ट का जो एक मामला चला है बहुत शुरू से, चाहे वो पर्शियन एम्पायर हो, चाहे वो इस्लामिक एम्पायर हो, और चाहे वो इस्लामिक एम्पायर का ही हिस्सा था ऑटोमन एम्पायर, वो ऑटोमन एम्पायर हो, तो ये यूके और इजराइल हमेशा से ये ब्रिटेन और इजराइल का एक ये चीज रही है कि मुल्क को उसकी हिस्ट्री के हिसाब से तौलते हैं ये। आप ये देखिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि आने वाले वक्त में, उनका एक वादा ये था कि हम आने वाले वक्त में कॉन्स्टेंटिनोपल ले लेंगे, यानी कि आज का इस्तांबुल, वक्त आने पे ले लेंगे। वो वक्त टर्की का भी आ रहा है, बिकॉज यूरोप को इस्तांबुल अपना चाहिए है वापस, क्योंकि इस्तांबुल एक ऐसी जगह है जहां से बैठ करके मिडिल ईस्ट ऑपरेट होगा पूरा। और ये वक्त
ये आने वाले वक्त में होगा। जैसे मैंने बताया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेगा ईरान, तो आज बंद कर दिया है। अब कोई भी टैंकर आएगा, चाहे ऑयल टैंकर आए, चाहे वो ट्रेड टैंकर आए, कोई भी आए, चाहे वो कैरियर शिप आए, उसको उड़ा देगा ईरान। ठीक है, उसी तरह से आने वाले वक्त में इस्तांबुल का इस्तेमाल होगा। अब जो रणनीति बनेगी वो इस्तांबुल की तरफ बन रही है रणनीति। मगर इस वक्त ईरान, जितने भी मुल्क हैं, ये 56 मुल्क, ईरान उसमें से अजरबैजान को छोड़ देगा। अजरबैजान पे कोई हमला नहीं करेगा, टर्की पे कोई हमला नहीं करेगा, यमन पे किसी भी तरह का कोई हमला नहीं करेगा, उसके बाद अम्मान पर किसी भी तरह का हमला नहीं करेगा। और ये जो ओमान है, जॉर्डन है, सीरिया पर भी हमला होगा, क्योंकि सीरिया की हिस्ट्री, जी, उनको मुल्क शाम ईरान को चाहिए है, इस वजह से हो, क्योंकि ईरान को भी अपना एक रास्ता बैतुल मक़दस की तरफ साफ चाहिए है। अब ईरान ये लगा हुआ है तैयारी में कि ईरान इराक और सीरिया से होते हुए वो फिलिस्तीन जाना चाह रहा है, वो भी, और वो तैयारी में लगा हुआ है। देखिए, बहुत पहले आयतुल्लाह खामनेई ने अपने एक मजलिस, जब मुहर्रम का टाइम चलता है तो एक मजलिस होती है, और मजलिस में उन्होंने एक बात ये साफ तौर पर वाज़े कही थी कि वो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द आर्मी ऑफ इमाम मेहदी। तो अगर उस हिस्ट्री को उठा करके आप पढ़ लिए तो यहाँ पर ये साफ दिखता है कि ईरान से और पैलेस्टीन का जो रास्ता है वो ईरान हासिल करके रहेगा। तो मुश्तबा का जो पीरियड अभी जो बचा हुआ है, इसमें जो भी इस बीच में, इस रास्ते को बीच में हिंडर करने के लिए जो भी मुल्क सामने आएगा, तो मुश्तबा उसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शेंगे। आयतुल्लाह खामनेई इनसे जो वादा कर चुके हैं वो सारी चीजें होंगी। और इसके बाद हम ये बात और कह सकते हैं, क्योंकि इराक का जो कब्जा है इस वक्त, जो फेस बन रहा है सबसे बड़ा, वो होगा, वो इराक होगा। इराक किसी भी तरह करके अमेरिका और इजराइल अपने हाथ में लेना चाह रहा है और ईरान देना नहीं चाह रहा है, तो वॉर जो होगी वो मतलब ये सारी चीजें खुल जाएंगी एक ही 2 दिन में कि इराक किसी तरह से कब्जा लेना है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, देखिए, एक तो उरुस खान साहब, एक चीज़ मैं आपकी तारीफ करूँगी, जो हमने कई समय से, पिछली युद्ध में भी हमने लगातार चर्चा की थी आपसे, और आपकी कही एक-एक बात सच हुई। आपने कहा था अली खामनेई को इनको रास्ते से हटाना है और ये कुछ भी करके हटाने की पूरी कोशिश करेंगे, और वो सारी चीज़ें हुई, और भी आपने तमाम चीज़ें जो कही वो सब कुछ सच होता हुआ दिखा है। अब एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी कि जिस पाले में मिडिल ईस्ट है, जिस पाले पर अमेरिका, इज़राइल है, जिधर यूरोप है, ये सब एक साथ ईरान के पीछे, और ईरान अकेला लड़ रहा है, अकेला। इतिहास इसको किस तरीके से याद करेगा कि किसी देश ने भी, किसी मुस्लिम देश ने ईरान का साथ नहीं दिया, कोई नहीं खड़ा हुआ ईरान के साथ? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से तो इतिहास याद करने का वक्त नहीं बचेगा। अगर चीजें, रणनीति, जैसे मेरी एनालिसिस और रिसर्च है, जैसे मेरी, और जो हमने स्टडी किया है प्रॉपर्ली मिडिल ईस्ट को, उस तरह से, क्योंकि अब वो वक्त नहीं बचा है कि इतिहास याद किया जाए। ईरान बनना तय था। ईरान इस वक्त, जैसे शतरंज पर बादशाह की बिसात होती है ना, वो कोई भी चाल चल सकता है, कि तो वही ईरान का भी इस वक्त यही पर है कि अगर किसी ने ईरान का साथ दे दिया तो दे दिया, और ईरान पर अगर तख्ता पलट हुआ, अगर हुआ ईरान पर तख्ता पलट, तो सबसे बड़ा नुकसान होगा सऊदी अरेबिया का। हम फिर से कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का, क्योंकि फिर सऊदी अरेबिया में भी फिर हुकूमत नहीं बचेगी। देखिए क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया के कहने पर खामनेई को असैसिनेट हुआ है। आपने ये जो रिपीटेड फोन कॉल्स जो वाला जो डायलॉग खुला है, ये इंटेलिजेंस की बिल्कुल। जी, तो अब क्योंकि अमेरिका का अगर ईरान का तख्ता पलट हुआ, तो सऊदी अरेबिया का भी तख्ता पलट होगा और होगा और होगा। और जब सऊदी अरेबिया का अगर तख्ता पलट हो गया, चाहे वो 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, चाहे वो 6 महीने में हो, सऊदी अरेबिया का अगर तख्ता पलट हो गया, तो मिडिल ईस्ट की शक्ल बदल जाएगी, पूरी दुनिया की शक्ल बदल जाएगी उसके बाद। ओह माय गॉड! मैं आपको बता दूं, फिर इजराइल के पास ना उतनी पावर बची थी पहले, और ना ही ना इस वक्त उतनी पावर है इजराइल के पास, क्योंकि अगर हम अमेरिका और यूके को हटा दें और ब्रिटेन को, यूरोपियन मुल्कों को हटा दें, तो इजराइल के पास कोई पावर नहीं है। तो आज भी हम ये कह रहे हैं कि उस वक्त फिर सारे मुल्क हट जाएंगे और अब वाकई में इजराइल के पास कोई पावर नहीं बचेगी। इजराइल तनहा तनहा रह जाएगा। जितना वक्त इजराइल के पास है वो यही वक्त है, मौजूदा करंट सिचुएशन जो है। रजा पहलवी को ये बिठाना चाहते हैं तो बिठा लें, उसके बाद रजा पहलवी को बिठाने के बाद ये पूरी दुनिया की शक्ल देख लेंगे, मिडिल ईस्ट की शक्ल देख लेंगे। मिडिल ईस्ट की शक्ल क्या, नया जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा। और ये बात हम 99% श्योरिटी से कह रहे हैं इस चीज को। ओह माय गॉड! ओके, चलिए, तो भविष्य के घर में है कि क्या कुछ होगा। भारत पर इस जंग का क्या असर होगा उरुस खान साहब?
देखिए, भारत हमने फिर से बताया था कि भारत ने हमेशा एक बात ये बहुत अच्छी रखी है कि बिना कि सोचे समझे किसी भी जंग में नहीं कूदा भारत। हाँ। एक चीज़ ये बहुत अच्छी है कि हम बिना भी किसी चीज़ को समझे, एक तो हमारे मुल्क में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी गवर्नमेंट आई और ऐसी स्थिति में उसने दूसरी गवर्नमेंट से, प्रीवियस गवर्नमेंट से या अपोज़िशन से राय ज़रूर ली है। ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि देखिए मुल्क जब तबाह होता है तो वो फिर कोई मिसाइल गिरती है भाई, आज देख रहे हैं कि मिसाइल वो किसी का नाम लेकर के नहीं देख के गिरती है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। गिरती है तो पूरा आधा शहर ले जाती है फिर। सही ठीक है, बात है। तो इसलिए हिंदुस्तान के साथ अच्छाई ये की है कि हिंदुस्तान शुरू से ही उन वोलेटाइल पावर्स के साथ बना रहा है, या फिर उन जो वो पावर थी, जो ग्रोइंग पावर थी, या जिन्हें कहा जाए कि कहीं न कहीं वो पावर जो कहीं न कहीं पीस चाहती थी। ठीक है? उनके उनके साथ बना रहा शुरू से इंडिया। तो ये सबसे अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के लिए, और इंडिया इस वजह से अपनी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में और पीसफुल लाइफ की तरफ रहेगा। तब तक रहेगा जब तक ये वियतनाम और कंबोडिया और थाईलैंड वाले छेड़ते नहीं है हमको। ठीक है, तब तक। क्योंकि अगर इंडिया को पीसफुल आगे भी रहना है, तो ईस्टर्न मुल्क में जितने भी मुल्क हैं, छोटे मुल्क जिन्हें लोग इग्नोर करते हैं, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया और म्यांमार हो गया, इनसे सतर्क रहना पड़ेगा, बांग्लादेश हो गया, इनसे सतर्क रहना पड़ेगा, तभी जाकर के चीज़ें स्थिरता यानी कि चीज़ों की बनी रहेगी। हुँ। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया उरुस खान साहब, आपने हमें समय दिया और हम फिर चाहेंगे कि आप हमें समय-समय पर ऐसे ही मिलते रहें और तमाम चीज़ें समझाते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। तो किस तरीके से ईरान जो है वो अमेरिका, इज़राइल पर, दुबई पर और तमाम देशों पर कहर बनकर टूट रहा है और ख़ामनेई की मौत के बाद जो बदला ईरान ने लेने की कसम खाई थी कि इतिहास हमें याद रखेगा, हमारे जवाब को याद रखेगा, बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। हर तरफ कहर बनकर बरस रहा है ईरान। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर करिएगा, अपनी राय हमें आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध की जो तमाम खबरें आ रही हैं, तमाम डेवलपमेंट्स आ रही हैं, हम समय-समय पर आपको लगातार बताते जा रहे हैं। इसीलिए चैनल पर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।